कई बार सरकार कहती है लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। लोग का खाना कसूर नहीं है, ये सरकार का कसूर है। केरल का आदमी देखिए, अपने ही राज्य में वो कोई इंडस्ट्री चालू करने नहीं देता है, पर जब वो दुबई जाता है वो सबसे अच्छा वर्कर बन जाता है। आदमी वही है, काम वही है, यहाँ वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, वहाँ वो प्रोडक्टिव हो जाता है। क्या बदला? यूनाइटेड नेशंस का डेफिनेशन है, अगर एक आदमी $1 एक दिन में नहीं कमाता है तो वो poor. Technically, no Chinese earns less than $1. In 40 years since independence, China has got its entire population out of poverty. I mean, हमारे पास खाली नारे हैं, गरीबी हटाओ, नारा है। अभी इंडियन फीस और चाइना फीस का अंतर देखिए। आज अगर मुझे मेडिसिन पढ़ना है तो 1 करोड़ कैपिटेशन फी अंदाज से आता है। चाइना में 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्यों? उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उनको 25 लाख में 5 साल का एजुकेशन रेजिडेंस के साथ भरना पड़ता है। कहाँ 25 लाख और कहाँ 1 करोड़। इंडिया में क्या ऐसे लॉज एंड ऑर्डर्स है जिसको चेंज होना चाहिए, या तो क्या ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो काफ़ी इनइफेक्टिव हुए एंड विच नीड्स टू चेंज? हाय भास्कर सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। सर नहीं तो क्या बुलाना चाहिए आपको? भास्कर। एक्चुअली यू हैव लाइक डन सच अ ग्रेट वर्क एंड आपके In this world, when it comes to discussions, everyone's equal. that's I think your modesty and humility. But yeah, actually we've gone through a lot of your work and आपने books भी लिखी है on Indian economy and you also teach geopolitics. तो ये podcast में we'll discuss a lot about Indian relations with other countries which are there. And इसमें like the point of this would be that किसी को भी अगर पता नहीं क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, this should be like the podcast for them. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकदम बेसिक सा सवाल है, लाइक इंडिया के अभी रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का अभी क्या स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, एंड लाइक इन द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी हाउ इज इंडिया हेडेड? अच्छा, पहले भारत व्यापार करता था दूसरे देशों के साथ प्राचीन जमाने से। जो डेटा मिलता है हमें वो 8th सेंचुरी BC का मिलता है। उस समय जो भारत का पैसा आया, वो पैसे आए थे जो अपने सेलर्स थे, जो सेल करके या तो मिडिल ईस्ट में जाते थे या घूमकर वो सीधा चाइना जाते थे। हम दूसरे देशों से बहुत व्यापार करते थे। क्या व्यापार करते थे? वो इंडिया में से डीप सी डाइविंग करके मोती निकालते थे, वो लेकर चाइना जाते थे। अपना सैंडलवुड जो है वो लेकर चाइना जाते थे, और चाइना से वो सीधा उस समय रेशम लेकर आते थे, सिल्क लेकर आते थे। अब ये लोग जाकर सिल्क लेकर आते थे, वो सिल्क साउथ इंडिया में बहुत लोग यूज करते थे। थोड़ा सिल्क जाता था केरला में, केरला जो आज केरला कहलाया जाता है। और अगर आप रोम के जो डॉक्यूमेंट्स देखोगे, वहां 2 हिस्टोरियंस है, एक है प्लिनी द एल्डर और दूसरा प्लिनी द यंगर। प्लिनी द एल्डर जो था वो 200 BC में लिखा करता था क्या हिस्ट्री है रोम की, और प्लिनी द एल्डर जो यंगर जो है वो 100 AD का। और प्लिनी, दोनों प्लिनी में लिखा है एक भी साल नहीं था जब इंडिया ने 55 मिलियन सेस्टर्सेस यहां से कमाकर नहीं लेकर गए। क्या है सेस्टर्सेस? सेस्टर्सेस वो रोमन कॉइन था। हर एक कॉइन 25 ग्राम से 28 ग्राम का वेट था उनका। अगर उसको 55 मिलियन सेस्टर्सेस से मल्टीप्लाई करो तो आपको मालूम पड़ता है कि इंडिया की जो कमाई थी 1375 टन पर एनम इंडिया कमा कर लाता था। 1375 कितना बड़ा है? इतना याद रखो कि आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके खाली 800 टन है। My God. और वो 70 साल के बाद साउथ इंडिया उस समय हर एक साल 1375 टन कमा कर आता था, और 100 साल के लिए साल पर साल इतना सोना आया था इनमें। इसका रुपी टर्म में कितना वैल्यू होगा? आप कैलकुलेट कर लो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हो पर आप कैलकुलेट कर, आप नीचे कैप्शन में डाल दो सीधा इतना इन रुपी टर्म सो मच, क्योंकि प्राइसेस बदलते रहते हैं। 1 AD में रोम सेनेट ने मीटिंग रखी कि इंडियंस हमारा सोना लेकर जा रहे हैं, उनको बंद करना है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने सेनेटर्स को, अपनी बीवियों को कहो इतना स्पाइसेस न लेने और इतना सिल्क नहीं लेने, उसके कारण हम बैंकरप्ट हो रहे हैं। पर सेनेटर्स नहीं सुनी, इनकी बीवियां नहीं सुनी, इंपोर्ट चलता रहा। 100 AD में रोम ने बैन किया
पर जब आदमी को चाहिए तो बैन का कुछ मतलब नहीं रहता। आज भी देखो कोई बैन नहीं चलता है, उन दिनों भी कुछ बैन नहीं चलता था, तो खरीदारी चलती रही। और बाद में 300 में रोम के पास कुछ सोना नहीं बचा, उन्होंने अपने गोल्ड कॉइन को बेस मेटल कॉइन बना दिया। जब बेस मेटल कॉइन बना तो इंडियन अब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने कहा आपका बेस मेटल कॉइन नहीं चाहिए, हम आपसे धंधा बंद करेंगे। उनको सोने से रिश्ता था, उनको बेस मेटल कॉइन से रिश्ता नहीं था। तो इंडिया ने उस समय अपना ट्रेड रोम के साथ घटा दिया और उसके बदले पर्शिया में बेचने लगे, जो आज ईरान का एरिया है। अब इसमें एक खूबी याद रखो, जो वेस्ट के कंट्रीज ने पैसे बनाए वो या तो प्लंडरिंग से या तो एक्सप्लॉयटेशन से। प्लंडरिंग जैसे आपके स्पेनियर्ड्स गए थे साउथ अमेरिका में, वहां से सोना छीन कर आ गए। द फ्रेंच गए थे अफ्रीका में, वहां से हर एक ट्रेजर लेकर वापस आ गए। यूके ने अपने देश को बर्बाद किया। इंडिया ने किसी देश से छीना नहीं पैसा। अब बीच में जब इंडिया इतना रिच बनते रहा और चाइना भी रिच था, चाइना के पैसे बहुत थे। आप इसको समझने के लिए एक चार्ट और देखिए, वो है एंगस मैडिसन का चार्ट। देखिए, आप देखोगे कि 180 से 1600 तक करीबन इंडिया एंड चाइना कंट्रोल्ड 70% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, ग्लोबल ट्रेड। 16th सेंचुरी के बाद घटने लगा। क्यों घटने लगा? उसका कारण एक है। 1521 में यूरोप में एक आदमी था गुटेनबर्ग नाम का, जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। जब प्रिंटिंग प्रेस बनाया तो पहला बुक जो प्रिंट हुआ वो बाइबल था। उसके बाद में लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया कई पुस्तक प्रिंट करने के लिए। साइंस की पुस्तक, धर्म की पुस्तक, हर एक चीज की पुस्तक बनने लगी। जब पुस्तक का कॉस्ट कम हो गया तो ज्यादा लोग पढ़ने लगे, नॉलेज फैलने लगा। नॉलेज फैलने के कारण नए आइडियाज आने लगे। तो 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उधर चालू हुआ। जब आइडियाज फैलते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू इन्वेंशंस आते हैं। इन्वेंशन बिजनेस यूज करता है और इन्वेंशंस के कारण पैसे आते हैं। वेस्ट में पैसे आने लगे आफ्टर द 16th सेंचुरी। अब एक आविष्कार जो था वो था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का जब आविष्कार आया और आपके प्रिंटिंग में जो मैप्स थे, सी रूट्स के मैप्स थे, वो भी प्रिंट हुए। सबको मालूम था सी रूट्स के मैप। तो एक जगह मैप्स था, दूसरी जगह स्टीम इंजन था, तो ऑटोमेटिकली शिप्स में स्टीम इंजन जाने लगे और लंबे लंबे जो यात्राएं हैं पॉसिबल हो सके। एज ऑफ कॉलोनाइजेशन उधर से चालू हुआ। एज ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी, एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। एज ऑफ कॉलोनाइजेशन आपके फ्रेंच अफ्रीका में गए थे, डच, ब्रिटिश एशिया में आए थे, और जो अपने पोर्चुगीज थे और दूसरे यूरोपियन से वो लैटिन अमेरिका में गए थे अधिकतर। हर एक कंट्री ने वहाँ का सोना या वहाँ का वेल्थ लेकर गए। और आप देखोगे एंगस मैडिसन का चार्ट, 18th सेंचुरी के बाद इंडिया एंड चाइना बिल्कुल उनको तोड़ दिया, जमीन तक घुटा, वो उनकी स्थिति बिल्कुल जमीन पर पड़ गए। कॉलोनाइजेशन क्या करता है? पहले आपकी जमीन ले लेती है, उसके बाद आपका पैसा ले लेती है, उसके बाद आपका ईमान ले लेती है, आपकी इज्जत ले लेती है। और ईमान और इज्जत के बगैर आदमी के पास दम नहीं है वापस खड़ा रहने की। वही हुआ, चाइना और इंडिया को तोड़ दिया और वो बिल्कुल गिर गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में चाइना और इंडिया दोनों सोचने लगे कि हम शायद पैसे कमाना चालू कर सकते हैं। और दोनों जगह इंडिया और चाइना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ चालू हुआ। चाइना में और अच्छी तरीके से, इंडिया में हम मिस्टेक करते रहते हैं, इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, और हमेशा ग्रोथ होता है तो हम कुछ करते हैं जिसके कारण ग्रोथ वापस गिरता है। वो एक और कहानी है। पर अगर ये देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया एंड चाइना के जीन्स में था पैसा बनाना। कोई लूटमार से पैसा नहीं बनाया, कोई स्लेवरी से पैसा नहीं बनाया,
कॉलोनाइजेशन से पैसा नहीं बनाया. बोथ इंडिया एंड चाइना वो पीसफुल कंट्रीज विच अर्न मनी थ्रू ट्रेड, धंधे से, व्यापार से. वो अपनी खूबी थी. हम पैसे कैसे कमाना है वो हम जानते थे. कई बार सरकार कहती है लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं. मेरा कहना है सरकार को नहीं, लोग का कारण कसूर नहीं है, यह सरकार का कसूर है. और उदाहरण मैं सरकार को यही देता हूं कि अब केरल का आदमी देखिए, अपने ही राज्य में वो कोई इंडस्ट्री चालू करने नहीं देता है, आंदोलन करता है, स्ट्राइक करता है, कुछ ना कुछ करता है. पर जब वो दुबई जाता है वो सबसे अच्छा वर्कर बन जाता है. आदमी वही है, काम वही है, यहां वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, वहां वो प्रोडक्टिव हो जाता है. क्या बदला? एनवायरमेंट बदला ना. एनवायरमेंट कौन संभालता है? सरकार ना. तो दोषी सरकार हुआ, लोग नहीं. तो अगर लोग प्रोडक्टिव नहीं होते हैं उसका कारण है सरकार, सरकार की लॉज, सरकार की पॉलिसीज. ये चीज याद करना जरूरी है, बिकॉज अगर सरकार ठीक तरीके से काम करे तो लोग भी प्रोडक्टिव हो जाते हैं. राइट. इसमें बस एक क्वेश्चन है, जो चार्ट है मेरे सामने भी अभी है, तो इसमें इंडिया और चाइना का अभी 1700 के बाद एक स्पाइक, चाइना में स्पाइक आया, बट इंडिया का शेयर ऑफ जीडीपी नीचे ही जा रहा है. एंड देन 1700 टू 1973 दोनों का नीचे चला गया है. बहुत गिरा. करेक्ट. एंड देन उसके बाद अभी 2001, 1973 टू 2001 में ऑटोमेटिक लाइक एकदम स्पाइक हो गया चाइना, एंड इंडिया भी ऑन द राइज जा रहा था. चाइना का परसेंटेज स्पाइक ज्यादा है. हाँ करेक्ट. तो इसमें ये क्या हुआ फिर 1973 के बाद ऐसा कि फिर इंडिया एंड चाइना शेयर ऑफ जीडीपी टिल 2024, यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है? देखो, चाइना की तरक्की का कारण तीन चीज थी. एक, शुरू से ही चाइना ने कहा कि अगर तरक्की करनी है तो एजुकेशन पर फोकस करना है. उनकी स्कूल एजुकेशन कैन बी कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दैट? अच्छी टीचर्स को अच्छा पैसा दो, ओके. बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दो. यहां हम भाषा के ऊपर झगड़ा करते हैं, इतिहास पर झगड़ा करते हैं. आज जो सबसे बड़ा सर्वे एजुकेशन का है वो असर का है. असर का रिसर्च अब देखिए, 15 साल के बच्चे 3 स्टैंडर्ड की पुस्तकें नहीं पढ़ सकते. कहाँ पे? इंडिया में. माय गॉड. 50% of students can't read the books of standard 3. 50% of 15-year-old or 18-year-olds don't know mathematics. They can't do single digit calculations. भाषा की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बोलिए वही मराठी लड़का अंग्रेजी में पढ़ रहा है. मैथ्स करो ना. मैथ्स में तो कोई भाषा नहीं है. अगर मैथ्स में कमजोर रहे तो आप क्या करोगे? आप सब्जी खरीदने के लिए मैथ्स यूज करते हो, पैसे देते हो, पैसे लेते हो, कितना पैसा वापस मिलना चाहिए वो मैथ्स है ना. अपनी स्कूलों में मैथ्स नहीं सिखाया है. अगर आप सरकार की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोकसभा में प्रेजेंट की गई है, राज्यसभा में प्रेजेंट की गई है, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां खाली एक टीचर है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए. ये सरकारी स्कूल्स है, एक टीचर. और वो भी सरकार ने एडमिट किया. जब यूनेस्को आया उसने सर्च किया, उन्होंने बोले 1 लाख स्कूलों में एक ही टीचर है. सारे ग्रेड्स के लिए, सारे ग्रेड्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए. माय गॉड. और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है. और आप अपना जीईआर देखिए. जीईआर का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो सरकार खुद एडमिट करती है 27% है. तो आपका लिटरेसी रेट 73% कैसे आया? 27% 73% में काफी अंतर है. इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खोट है. तो बेसिकली 23% ऑफ द स्टूडेंट्स हु शुड गो टू स्कूल, मतलब जो उस एज में सिर्फ 23% स्कूल में जा रहे हैं. एनरोलमेंट नंबर्स में आपको मालूम है. और उसका कारण ये होगा, सेंसस जब शुरू, इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस हुआ तो सरकार ने सोचा कि लिटरेसी कैसे समझाए. तो सरकार ने अपना कानून बनाया, एनीवन हु कैन रीड और राइट हिज नेम इज लिटरेट. तो मेरा नाम राम है, मुझे 3 अक्षर आते हैं, मैं लिटरेट हूं. अगर डेफिनेशन गलत है तो आपका स्टेटस गलत होंगे. इसीलिए मुझे लगता है ये अंतर है 27% और 73%. चाइना ऑन द अदर हैंड फोकस्ड ऑन एजुकेशन. उनके जो स्टेटिस्टिक्स है स्कूल एजुकेशन की बहुत ही रिगरस है. आज उनकी जो यूनिवर्सिटीज है, आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की देखिए, उसमें ज्यादा चाइनीज है. इंडिया के एक भी नहीं है. कैसे?
यहां इंडिया ने अलाउ किया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आने के लिए, फीस ज्यादा चार्ज करने के लिए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पैसे बना रहे हैं और अपनी खुद जो सरकारी स्कूल्स है उसमें पैसे नहीं जा रहे हैं। आप एजुकेशन प्राइवेटाइज करना चाहते हो? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्कूल एजुकेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाइना ने दूसरी चीज बहुत अजीब किया, वो है पॉवर्टी एलिमिनेशन। यूनाइटेड नेशंस का डेफिनेशन है, अगर एक आदमी $1 एक दिन में नहीं कमाता है तो वो पुअर है। टेक्निकली नो चाइनीज अर्न्स लेस देन $1 a day. In 40 years since independence, 50 years, China has got its entire population out of poverty. हमारे पास खाली नारे हैं, गरीबी हटाओ, नारा है, करके दिखाओ ना। कैसे किया उन्होंने? एजुकेशन इज पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। उनका फिलॉसफी यह है, अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आएंगे, हम उनका नॉलेज यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो बेनिफिट कंट्री को भी होता है। तो यूरोप में फिलॉसफी है एजुकेशन हाई क्वालिटी, फीस एज लो एज पॉसिबल। अभी इंडियन फीस और चाइना फीस का अंतर देखिए। आज अगर मुझे मेडिसिन पढ़ना है और मैं टॉप रैंकिंग में नहीं हूँ, मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो 1 करोड़ कैपिटेशन फी अंदाज से रहता है, ठीक। उसके ऊपर हर साल मुझे 20 लाख 30 लाख फीस देना पड़ता है। वो है इंडियन मेडिकल प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की। गवर्नमेंट स्कूल्स वुड बी 10% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन इंडिया, 90% है प्राइवेट। चाइना में 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्यों? उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उनको 25 लाख में, कोई लोग कहते हैं 20 लाख, 25 लाख में 5 साल का एजुकेशन रेजिडेंस के साथ भरना पड़ता है। कहां 25 लाख और कहां 1 करोड़? 25 लाख या 25,000? 25 लाख रुपए। अच्छा, वो 25 लाख रुपीज यू आर सेइंग? 25 lakh rupees is the fees in China for 5 years Which is 5 with lakh. residence, रहना पीना खाना सबके साथ। क्वालिटी हाई, फीस लो। इसीलिए इंडिया इतनी तरक्की नहीं कर सकती जितना सिंगापुर कर सकता है और जितना चाइना कर सकता है। और आप जीडीपी मत देखो, आप पर कैपिटा इनकम देखो, क्योंकि साधारण आदमी को खाना मिलता है या नहीं। ये चार्ट में भी लिखा हुआ है पर कैपिटा, जो आपका डीएनए चार्ट। बिल्कुल, पर कैपिटा उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा। पर सक्सीड होने के लिए आपको पर कैपिटा इनकम देखना पड़ता है। सक्सीड होने के लिए आपको एजुकेशन देखना पड़ेगा। एजुकेशन एक चीज है जहां आप अच्छे खानदान से हो या गरीब खानदान से हो, एजुकेशन में अगर हमारे पास ठीक एजुकेशन है, मेरे चांसेस ज्यादा है मार्केट में कमाने की। एजुकेशन में बिगड़ क्या करूंगा, खाली लेबर बनूंगा ना। और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहा तो लूट मार चलेगी। आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो मैं आपसे पैसे छीनूंगा, कोर्ट 25 साल लगेगा, 25 साल के बाद मैं पैसे लौटा दूंगा, मेरे तो तीन गुना पैसे बन गए ना। आपके कोर्ट जब तक 1 हफ्ते में नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो आपका लॉ ऑर्डर में कुछ नहीं है। जितना आप डील करोगे लॉ एंड ऑर्डर को, उतना ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ेगा। इंडियाज वीकनेस इज लॉ एंड ऑर्डर, इंडियाज वीकनेस इज एजुकेशन, एंड इंडियाज weakness is absence of focus on a strategy. And another weakness that India has, it does not know how to preserve its advantages. हर एक देश की कोई एडवांटेज होते हैं। आप वो चार्ट देखिए, वो चार्ट में देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड मास है, इट इज 1/3 द साइज ऑफ चाइनाज लैंड मास, 1/3 द साइज ऑफ America's land mass. America and China the same land mass approximately. अभी अमेरिका और चाइना की तुलना करो रशिया के साथ, रशिया is 3 times, 2.5 times or 3 times the land mass. Russia's natural advantage is land. China and America's advantage is land. India's advantage is not land.
But India has another advantage, which is like China, and that is 1.4 billion people. India has people as an advantage. China has people as an advantage. Now, if you have an advantage called people, you improve the people quality. How do you improve people quality? By education. That's the only way. When you abandon your natural resource called people, China has the advantage of both people and land. China is bound to grow faster. आपका जो एक एडवांटेज था आपने उसको बर्बाद कर दिया. आप कहते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड. अरे डेमोग्राफिक डिविडेंड एजुकेशन के सिवाय क्या करोगे? एजुकेशन के सिवाय देश क्या किसको एम्प्लॉयमेंट देगा? आप बड़ी कंपनी से पूछो, बोले नौकरी दे सकते हैं पर काबिलता नहीं है लोगों में. जब मैं 1970 में थे, तब मैं 1970 में मैं हिंदू कॉलेज में सिखा रहा था. उस समय एक आदमी थे, एक अपने एजुकेशन सेक्रेटरी उस समय जो थे, उनका नाम था SS टिनायकर. हमारी कॉलेज में अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने आए थे और बच्चों को एक लेक्चर देने आए थे. बाद में टीचर्स के साथ बैठे थे. उन्होंने बताया, देखो भाई, मैं अगर एक सेक्रेटरी की मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, एक सेक्रेटरी का एडवर्टाइजमेंट दूंगा, एक विज्ञापन दूंगा, तो मेरे पास 10,000 एप्लीकेशन आएंगे. अगर मैं उनको इंटरव्यू करना चाहूंगा तो 10 में से खाली एक को एम्प्लॉय कर सकूंगा. बाकी सबके पास सर्टिफिकेट्स है पर काबिलता नहीं है. एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है. तो उन दिनों का किनायकर कहते थे, इंडिया डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज अ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी. अनएम्प्लॉयबिलिटी आता है एजुकेशन में. जब आप स्कूल में असर के रिपोर्ट के मुताबिक 50% ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू डू मैथ्स, क्या काबिलता रहेगी? और सरकार जाती है कि जिसके पास ऐसे ही पास है वही नौकरी अप्लाई कर सकता है. अरे SSC मत देखो, उस काबिलता देखो, उनको रिटन एग्जाम दो, कुछ चेक करो उनकी काबिलता क्या है. जब आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जिनमें काबिलता नहीं है, आपके सरकारी ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. इंडिया के पास एक और एडवांटेज है जो ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, और वह है इंडिया के पास पानी है. अब देखो कितना पानी है इंडिया के पास एज अ परसेंटेज ऑफ लैंड मास. 9.6%. 9.6%. अमेरिका कितना है? 7%. 7%. और चाइना कितना है? 2.8%. 2.8. चाइना के पास बहुत कम पानी है. अभी आप पानी के बारे में ये दूसरा चार्ट देखिए, बताता है कि आप प्रिमिटिव सोसाइटी हो, प्रिमिटिव कंट्री हो, तो प्रिमिटिव कंट्री 70% 80% पानी आप एग्रीकल्चर में जाता है. आप एडवांस सोसाइटी हो तो खाली 30% एग्रीकल्चर में जाता है. आप प्रिमिटिव सोसाइटी हो तो 10% से कम पानी इंडस्ट्री में जाता है. आप एडवांस कंट्री हो तो 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री में जाता है. इंडस्ट्री को पानी चाहिए. सीमेंट प्लांट है तो उसको पानी चाहिए. पावर प्लांट है उसको पानी चाहिए. आपका स्टील प्लांट है उसको पानी चाहिए. पानी की ज़रूरत इंडस्ट्री को ज़्यादा है. और क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ने लगता है, वो अपना वाटर कंजम्पशन को अच्छी तरह मैनेज करना चाहते हैं और कंट्रीज वाटर मैनेजमेंट सीख जाते हैं. एक अभी इंडिया को देखिए, इंडिया में 60% अभी तो एग्रीकल्चर में जाते हैं. इसका मतलब इंडिया प्रिमिटिव देश है. इंडिया अभी तो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ है. और 9.6% पानी होने के बावजूद ऐसे राज्य हैं जिनमें पानी नहीं है, ट्यूबवेल डाल रहे हैं. ग्राउंड वाटर खत्म हुआ है. पंजाब में देखिए ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है. महाराष्ट्र में देखिए सूखा आ रही है. वी हैव मिसमैनेज वाटर, वी हैव अब्यूज्ड वाटर, वी हैव मिसयूज्ड वाटर. उसका कारण एक ही है, इंडिया में प्राइसिंग नहीं है वाटर के लिए. जहां प्राइसिंग नहीं है वहां कीमत नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है. बाकी कंट्रीज में प्राइसिंग है, हर एक जगह प्राइसिंग है. इंडिया में हमको ये भी नहीं मालूम कैसे मेजर करना वाटर के, और मीटर नहीं लगाया कहीं भी. अरे आपका मैनेजमेंट ऑफ वाटर तब चालू होता है जब आप गिन सकते, आपके पास गिनती हो, मेजरमेंट हो कितना पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं. वो भी नहीं है हमारे पास.
जो हमें करना चाहिए था वो नहीं करें। हमारे पास पानी होने के बावजूद हम पानी के बगैर हैं। काफी जगह वाटर शॉर्टेज है, मैनेजमेंट वाटर नहीं है। अब बंबई देखो ना, 26% of water which the municipal gets is known as NRW, non-revenue water. इसका मतलब है हमें वो कहां पानी जा रहा है मालूम नहीं। डेवलप कंट्री में NRW खाली 5% रहता है, यहाँ 26% है। My God. क्यों? यहाँ टैंकर माफिया है ना, तो जो पानी जो जाता है, जो डिसअपियर हो जाता है, टैंकर लेता है, कोई और लेता है, किसी और से, उसके लिए कोई मीटर नहीं है, इसे NRW बन गया। और यहाँ लीकेज रहता है, किसी को कोई दोषी नहीं ठहराता है, किसी को पकड़ते नहीं है, फाइन नहीं करते हैं। कभी कभी लीकेज है बाहर रास्ते पर, 2 दिन के लिए पानी निकलता रहता है। हमारे पास वाटर एडवांटेज होने के बावजूद हम वाटर डेफिशिएंट हो गए हैं। और चाइना के पास कम पानी है तो वो रिसाइकिल करता है, इंडस्ट्री को रिसाइकल्ड वाटर मिलता है, एग्रीकल्चर को रिसाइकल्ड वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर भी मिलता है। तो कोई क्रॉप्स के लिए रिसाइकल्ड वाटर जाता है, कोई क्रॉप्स के लिए फ्रेश वाटर जाता है, ह्यूमन बींग्स के ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्रेश वाटर आता है। पर पूरा रेगुलेशन, हर एक बूंद का मेजरमेंट होता है। तो कम पानी होने के बावजूद उनका इंडस्ट्री जबरदस्त चल रहा है। और उस समय 2009 की बात कर रहा हूं, मैंने DNA ऑफ नेशंस का नंबर्स कलेक्ट किया, उनको पढ़ रहा था, और मैंने देखा, देखो भाई, रशिया के पास बहुत ज़मीन है, रशिया के पास सबसे ज़्यादा पानी है दुनिया में, उनका परसेंटेज देखो इंडिया से भी ज़्यादा है, 13% है। एंड 17 million square kilometer of land. ज़मीन 2.5 times, Yeah. 2.5 times that of China, 2.5 times that of America. ज़मीन है, पानी है, पर लोग नहीं। आपको डेंसिटी देखो पॉपुलेशन का, 8.4 per square kilometer. 8.4 per square kilometer compared to over 300 for India, over 300 for China, over 300 for America. Russia's weakness is people. और क्योंकि उन पर लोग नहीं है, इसीलिए उनके जो भी मिनरल्स है, जो भी आपका धन है जो जमीन में है, they have got the largest gold reserves in the world, but underground. They have the largest reserves of oil and gas, but underground. They have the largest reserves of rare earths, underground. Because there are less people, तो Less people, less पैसा। अभी आप कैपिटल इंटेंसिव माइनिंग करोगे, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। सैंक्शंस के कारण, अमेरिका के कारण उनको पैसे नहीं मिल रहा है, और उनके पास लोग नहीं है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। उसमें चार्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं दिया, पर उनका कम है दूसरे देशों से कंपेयर करते हुए। तो मैंने उस समय 2009 में एक आर्टिकल लिखा था मिंट के लिए। मैंने कहा, इफ रशिया वांट्स टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमी, अगर रशिया को अपना पैसा कमाना है तो उनको इंडिया से बात करना है, और इंडिया का वर्कफोर्स लेना है, और उनको खान में डाल दो माइनिंग के लिए। और क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि इंडियंस वहाँ बैठकर अपना, जैसे लंदन में बैठकर उन्होंने पॉपुलेशन पैटर्न्स बदल दिया, आप उनको सऊदी की तरह रखो, लेबर कैंप में रखो, घर शानदार सब कुछ दो, पर वो लेबर कैंप के बाहर नहीं जाएंगे, रशियन लेबर में औरतों से शादी नहीं करेंगे, रशियन आदमी से शादी नहीं करेंगे, और बाद में 5 साल खत्म होने के बाद आप वापस अपने देश जाओगे, तो उनका पॉपुलेशन में कंटामिनेट नहीं रहेगा, उनके पास पैसे आएंगे, और इंडिया को प्रोडक्शन शेयरिंग के लिए इंडिया को भी पैसे मिलेंगे। अपनी सरकार ने अभी तो वो नेगोशिएशन चालू भी नहीं किया। एडवांटेज है, आपको नौकरी चाहिए तो उधर जाओ। बट इतना पैसा दे सकता है रशिया अगर इंडिया के लोग वहाँ पे प्रोडक्शन शेयरिंग है ना, हम गोल्ड माइनिंग करते हैं, पैसा आएगा। वो हिंदी में कहावत है ना, घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता है। इसकी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और वो हो गया। देन वॉट एवर गारंटीज बोथ साइड्स वांट, वो गारंटीज दे दो, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। आप सैर करने जा रहे हो यूरोप में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में,
उसके बदले जाओ रशिया में काम करके आ जाओ। और 2009 से 2022 तक इंडिया ने सोचा भी नहीं ऐसा करना। अभी 2022 के बाद में जब अमेरिका ने सैंक्शन इम्पोज किया रशिया के ऑयल पर, रशिया ने ऑयल बेचना चालू किया चाइना को। अब चाइना और रशिया और भी करीब आ गए। जो इंडिया कर सकता था वो चाइना ने, थैंक्स टू अमेरिका, रशिया चाइना दोस्त बन गए। अभी भी अगर इंडिया में सोच है, दे शुड वर्क ऑन लेबर कैंप्स इन रशिया। अभी ये डीएनए ऑफ इंडिया का चार्ट समझने की कोशिश करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया की ज़रूरत है पैसे की। आज पूरा वेस्टर्न कंट्रीज आपका एंगस मैडिसन चार्ट में बता रहा है कि कैसे वेस्ट घट रहा है और ये लोग ऊपर बढ़ रहे हैं। इंडिया चाइना ऊपर बढ़ रहा है। चाइना इज ऑलरेडी नंबर 3 in the world. In PPP terms, it's already number 1. It is one of the most powerful countries in the world. It's become more powerful than Russia, economically and military-wise. With China becoming powerful, China does not want America in this region. And so when America attacked Russia through sanctions, it is in China's interest to make sure that Russia becomes strong. And Russia gets oil cheap. अभी चाइना को समझने के लिए आपको एक और चीज समझना चाहिए। इंडस्ट्री को चाहिए, इंडस्ट्री को तेल चाहिए। Oil is important. Since oil is important, China had to take all the oil from the Middle East or from South America, go around the entire journey through the Straits of Malacca and then take it to China. Ship journey takes anywhere between 10 days to 15 days. Worse is that all the seas of Malacca have been surrounded with Russian Navy ships. American Navy ships. America has built an entire naval fleet around the Strait of Malacca. It has naval bases in Okinawa in Japan. It has naval bases in South Korea. It has naval bases in Australia. It has naval bases in Indonesia. And China knows that if there are any tensions between America and China, these navies will stop the flow of oil into China. So when Russia said, we will sell you oil, they said yes. मुझे अभी इधर से तेल नहीं लेना है, अब मुझे सीधा पाइपलाइन से तेल आएगा. And Russia built 2 pipelines. पहला बनाया था Sakhalin 1, and then they built another pipeline which is undergoing right now, and that is Sakhalin 2. जो तेल रशिया, तेल एंड ऑयल एंड गैस जो बेचता था यूरोप को, अमेरिका ने बंद किया. तो अभी यूरोप को बेचने के बदले रशिया बेच रहा चाइना को, और यूरोप जो पूरा निर्भर था अपने रशियन ऑयल पर, उनके पास ऑयल नहीं पहुंच रहा है. जर्मनी जब मजबूत था वो कमजोर हो गया. ये अमेरिका की मूर्खता के कारण, अमेरिका की मूर्खता के कारण पूरा यूरोप का फाइनेंसेस कम हुआ है और चाइना का फाइनेंसेस बढ़ गया है और रशिया का भी फाइनेंसेस बढ़ गया है. ओके, नाउ चाइना's main concern was to find a way for imported goods. तेल आ गया पर बाकी मशीनरी रॉ मटेरियल आने हैं, तो बाकी रॉ मटेरियल जब आने हैं, इट हैड टू फाइंड अ वे आउट. उस समय पाकिस्तान ने कहा, वी आर रेडी टू गिव यू द पोर्ट ऑफ चाबहार ऑफ गवादार. यू कैन टेक अ रोड डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. तो ऑयल के नजदीक आ गया रास्ता. तो इमीडिएटली चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इंडिया अब घबरा गया, इंडिया चिल्लाने लगा, दिस इज एंटी इंडिया एक्शन. अरे चाइना नीड्स दैट रोड बिकॉज ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल. अगर इंडिया ने ऑफर करता था तो इंडिया से रोड जाता था, बट इंडिया डिडंट वांट इट. पाकिस्तान सेड यस, इट्स अ सॉवरेन कंट्री. सो चाइना बिल्ट अ रोड देयर. व्हेन अमेरिका पुट सैंक्शंस ऑन ईरान कि ईरान का ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, ईरान वेंट टू चाइना, विल यू बाय माय ऑयल? चाइना से हाँ खरीदेंगे. तो ईरान आल्सो सेल्स ऑयल टू चाइना. As a result, every sanction that America brought about made America weaker and made China stronger. Did America realize this? It's real, but what does it do now? It can't remove sanctions. It doesn't want to remove sanctions. वो दिखाना नहीं चाहिए कि वो फेलियर हुआ है, तो और भी सैंक्शन लगा रही है. But all the sanctions have actually benefited China.
China has capitalized on that very Effectively. properly. Abhi, look at China again. China, like Japan, is an export-oriented country. Yep. It built all its industries on the eastern coast so that it could import raw materials and export finished goods. Money has to always find a parking place in the most profitable ventures. One of the profitable ventures China identified, China को लगा कि हाँ ये करना चाहिए, वो इंडिया के पास जीनियस था, इंडिया के पास टैलेंट था, इंडिया के पास जो कहते हैं ना जुगाड़ था. So China started investing in India, and if you look at India's startups right from 2001, 2006, 18 तक, सबसे ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट जो आया है जुगाड़ में या स्टार्टअप्स में, वो चाइना का था. In India. इन इंडिया. Okay. Paytm जैसे कंपनीज एंड ऑल. जो भी है, मैं आपको चार्ट दे दूंगा, हाँ. पूरा चार्ट है. अचानक सरकार का, चाइना अपना दुश्मन है, उनको कैसे पैसा बनाना है इंडिया से, बंद करो. सो एज अ रिजल्ट इंडिया स्टॉप टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम चाइना. अब वियतनाम को देखिए, वियतनाम का युद्ध हुआ था अमेरिका के साथ, वियतनाम वॉर जो था, जो बहुत भयानक युद्ध था. वियतनाम fought and finally America backed out. They realized they could not defeat Vietnam. ठीक है. चाइना 4 बार हमला किया वियतनाम पर, वियतनाम ने चाइना को भी धक्का दे दिया. ठीक है. Last year, China signed a defense treaty with China. Vietnam signed a defense treaty with China. Vietnam signed a telecommunications treaty with China. Vietnam signed a trade treaty with China. At the same time, Vietnam also signed a treaty with America for telecommunications, with America for IT, with America for trade. अब छोटा देश वियतनाम दोनों देशों को से सौदा कर सकता है, आपको क्या तकलीफ थी? और सिंगापुर के बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, मुझे बता रहे थे, इन सिंगापुर दे आर 3 टेक्नोलॉजीज फॉर टेलीकॉम. सिंगापुर छोटा देश है, आबादी बहुत कम है, पर इस आबादी के लिए उनके पास 3 टेक्नोलॉजीज है. एरिक्सन को इनवाइट किया है, नोकिया को इनवाइट किया है, और अपने हुआवे को इनवाइट किया है. कारण उन्होंने बोला वेरी सिंपल, इन सिंगापुर वी डोंट टेक वन टेक्नोलॉजी, हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी दे कैन कॉम्पीट. कंपटीशन से मेरा प्राइस कम करने होने वाला है. किसने कहा हुआवे को नहीं लूंगा? मैं लूंगा, उनके प्राइसेस कम है तो मेरे पीपल, मेरे सिटीजन को कम प्राइस से मिलेंगे ना. आज आपने सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी सप्लाई हुआवे है उसको बंद किया है, पेइंग अ हायर प्राइस फॉर एवरीवन एल्स. उनकी मुनाफी बढ़ गई. अब क्या कर रहे हो? देश को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिलना चाहिए, अब वो भूल गए. तो इंडिया इज मेकिंग अदर कंट्रीज रिच एंड इंडिया बिकम्स पुअर. This problem of making other countries rich is true of education again. आपके टीचर सिखा नहीं सकते हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं वो सीधा अमेरिका जाने वाले सीख रहे हैं. आपके स्टूडेंट्स फीस अमेरिका में भर रहे हैं, यूरोप में भर रहे हैं, यूके में भर रहे हैं, वो फीस कहाँ जा रहा है? वहाँ के टीचर्स का एम्प्लॉय करने ना. आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा रहे हो, आप वहाँ पैसे आप उन देश को अमीर बना रहे हो, अपने देश को गरीब बना रहे हो. हर एक जगह जहां इंडिया का एडवांटेज था, आपने उस एडवांटेज पे कुल्हाड़ी मार दी. इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है पीपल, आप सिखाओगे नहीं. इंडिया का सबसे एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके टीचर्स को भगा दिए, उनको सैलरी नहीं दी है. तो अगर मुझे सैलरी नहीं दोगे तो अगर मुझे कहीं और नौकरी में मैं उधर जाऊँगा, तो जो आएगा टीचिंग के लिए, वो जो उसको वहाँ नौकरी नहीं मिली वो आएगा. और यहाँ के जो एजुकेशनल सीट्स थे वो नहीं बढ़ाए तो स्टूडेंट बाहर गए. वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उन विदेशी टीचर्स को, अपने टीचर्स को नहीं. और ये नादानी आप एग्रीकल्चर में देखोगे, जहाँ धीरे 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 हम इंपोर्ट करें एग्रीकल्चर और अपने किसानों को चोट पहुँचा रहे हैं. 1970 में हम 80% ऑयल, एडिबल ऑयल जो पकाने का ऑयल है, वो देश में बनाते थे, खाली 20% इंपोर्ट करते थे. धीरे धीरे हमने इंपोर्ट बढ़ाने लगा, अभी 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, खाली 20% देश में बढ़ रहे हैं. हमारी हर एक तरकीब
फॉरेनर्स को अमीर बना रही है, देश को गरीब बना रही है। तो इंडिया को अमीर कैसे बनाया जा सकता है? पहला इंपोर्ट बंद करो, हाँ। किसानों को हायर प्राइस दो, ज़्यादा प्राइस दो कि किसान उगाना चालू करें। कभी इंपोर्ट प्राइसेस को नुकसान नहीं पहुंचाना किसानों को। अगर मुझे गारंटी की प्राइस ही गिरेगा नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए आपको फॉरेनर्स को खुशामद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने अपने ही देश लोगों को का कॉन्फिडेंस तोड़ा है। आप कहते हैं आत्मनिर्भर, कहा आत्मनिर्भर? आप कॉन्फिडेंस तोड़ोगे, उनका प्राइस तोड़ोगे, कैसे आत्मनिर्भर होगा? आप बोलते हम सब्सिडी दे रहे हैं, अरे सब्सिडी को भिखारी समझा क्या? सब्सिडी में आप जब सब्सिडी देते हो, आप उसे सिखाते हैं आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 20 साल के लिए उसका ईमान तोड़ा है, उसे सिखाया है कि काम के बगैर आपको पैसे मिलेंगे। यही गलती हम करते हैं, और जब तक ये सुधार नहीं आएगा तो हमारी तरक्की ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि अगर इस रीजन का डेवलपमेंट होना है, पहली चीज इंडिया और रशिया और चाइना को साथ में काम करना है। चाइना का पास पैसा है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना अपना नजदीक नेबर है। अगर आप दोस्ती नेबर से नहीं करोगे तो किससे करोगे? अगर नेबर को आपको तकलीफ पहुंचाना है तो बहुत आसान है उसको तकलीफ पहुंचाना। इसीलिए अगर आप घर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, ज्यादा पड़ोसी को परेशान मत करो, नहीं तो वो आपको भी परेशान कर सकता है। आपको चैन की नींद चाहिए तो पड़ोसी को भी चैन की नींद लेने दो। आई थिंक अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वो स्टेटमेंट भी दिया ना कि 75% ऑफ द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड विद चाइना। बिल्कुल, अभी सरकार में समझ में आ रही है कि चाइना के साथ काम करना है। यह अभी बदलाव आ रहा है। पर फिर भी लास्ट वीक हमें कंप्यूटर इंपोर्ट बैन करना चाहिए क्योंकि चाइना से लाती है। क्या बात कर रहे हो भाई? आदमी का सबसे सस्ता कंप्यूटर चाइना दे रहे तो सस्ता लेने दो ना। अब वापस अमेरिका की खुशामद करोगे क्या? और अभी स्थिति ऐसी आई है कि वेस्टर्न कंट्री से पैसे नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती इंडिया में। इन्वेस्टमेंट के पैसे तैयार है चाइना के पास, इंडिया के पास और कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब पहली बार 50 साल में इंडिया समझ गया है चाइना से दोस्ती करना बेहतर है दुश्मनी करने के बदले। और साथ साथ में रशिया के साथ भी दोस्ती पहले थी, अब ज़्यादा वो दोस्ती के जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत हो जाएंगे। जब तीनों साथ में काम करने लगे, आप देखो क्या तरक्की होगी। आपने ये भी बताया पहले कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इंडिया में, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजंस कि इंडिया इज नॉट एबल टू ग्रो एज कम्पेयर टू लेट्स से अदर कंट्रीज लाइक चाइना, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर बहुत स्ट्रिंजेंट एंड बहुत बेटर है। तो आप ये बताओ कि लाइक इंडिया में क्या ऐसे लॉज एंड ऑर्डर्स है जिसको चेंज होना चाहिए, या तो क्या ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो काफ़ी इनइफेक्टिव हुए एंड विच नीड्स टू चेंज? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए जहां आपका जो धन है, जो पूंजी है, उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। जब मालिया एक बार किंगफिशर एयरलाइंस चालू कर रहा था और जो भी कारण वो अपने स्टाफ को पैसा नहीं दे रहा था, दूसरे देश क्या करते थे, उनका क्या स्ट्रैटेजी रहता था? सरकार आपकी कंपनी लेगी और उसको ऑक्शन उसी समय कर लेगी। एज अ गोइंग कंसर्न, चलता हुआ कंपनी को अगर बेचोगे उसका दाम ज्यादा रहता है, गिरी हुई टूटी हुई कंपनी जो छोड़ दिए हो उसका वैल्यू कम रहता है। अगर उसी टाइम पर सरकार ने किंगफिशर को बेचा होता था तो जो भी बैंक के कर्जे सब सब चुका सकते थे। सरकार उसे बेचने नहीं दिया, रगड़ाया, पिसाया, बाद में उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, जीरो वैल्यू में, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं अभी। इसे हम वैल्यू डिस्ट्रक्शन कहते हैं। सरकार में समझ होती थी तो उसी समय एज अ गोइंग कंसर्न बेचो। आप रुको मत जब तक वो आदमी, कंपनी पूरी टूट गई है, जब कोई लेने के लिए तैयार नहीं। जिस कानून से आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको सुधराओ, पहली चीज। दूसरी, आपके कानून ऐसे होने चाहिए जहां इक्विटी दिखाई दे, जहां आपके लिए कानून वही है जो मेरे लिए है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। आप माल्या के पीछे जा रहे हो, आप मेहुल चोकसी के पीछे जा रहे हो,
आप बोलते हो वो एंटी नेशनल है। हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड गुरु है नित्यानंद नाम का, जो इस देश से भागा है, अपना खुद का देश बनाया है, कैलाश, अपना खुद का पासपोर्ट बनाया है, गवर्नमेंट है, उसने पैसे नहीं दिए, इनकम टैक्स रेट नहीं हुई उसकी, उसके ऊपर कोई वारंट नहीं निकला क्योंकि वो देश को भाग करके है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उसको परस्यू नहीं कर रहे हो। तो जो असल में क्रिमिनल है उसको परस्यू नहीं कर रहे हो, बाकी क्रिमिनल, बाकी जो यहां धन पैदा किए, लोगों को नौकरी दी है, उसके पीछे पड़े हो। अरे जो धन पैदा करता है उसको जरा इज्जत से संभालो। उसने इस देश का धन बनाया है, उसके लिए इज्जत करो। उसने धन लौटाया नहीं है तो उसके लिए कारोबार करो, बट इज्जत से। आप नित्यानंद को छोड़कर बाकी लोगों के पीछे जा रहे हो, वो गलत है। तीसरा उदाहरण, आप धर्म की बात कर रहे हो, अब अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तो अपने सबसे बड़े गुरु जो हैं वो शार शंकराचार्य के पीठ हैं, जैसे श्रृंगेरी, जैसे कांची, उनका प्रवचन आपने टेलीविजन पर कभी देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको टेलीविजन को पैसे देने के लिए, प्रवचन देने के लिए फीस भरनी पड़ती है। अब मंदिर में जो पैसा आता है वो सरकार ले लेती है, तो गुरु के लिए, प्रवचन के लिए कोई पैसे नहीं है। और इस वैक्यूम में नए गॉडमैन आते रहते हैं, कभी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कभी आसाराम आता है, कभी राम रहीम आता है, कभी कोई और आता है, कभी कोई और आता है। उन हर एक गॉडमैन के पीछे लैंड कब्जा का केसेस लगा है, रेप का केसेस लगा है, उनकी जांच क्यों नहीं करते हो? अगर सचमुच हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो अपने असल गुरु है उनको चांस दो पब्लिक में आने के लिए। तीसरी, इलेक्शन के टाइम पर आप क्यों जो क्रिमिनल गॉडमैन है, राम रहीम या आसाराम, उनको पैरोल क्यों दिया जाता है इतनी बार? बाकी साधारण आदमी को पैरोल नहीं दिया जाता है। आपके कानून क्लियरली इक्वल नहीं है। लोगों को अभी भी याद है कि कॉफी डे के जो मालिक थे उन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज उसके पीछे पड़े। इतना डर मत पैदा करके आदमी को अपनी खुदकुशी करना है। जब भय पैदा होता है लोग वहां नहीं रहेंगे। लक्ष्मी वहां जाती है जब उनका इज्जत होता है। लक्ष्मी वहां से भागती है जब पैसे का आदर नहीं रहता है और पैसे के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहता है। चौथा उदाहरण, मैंने कहा इस देश में सोना आया, ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। अचानक सरकार ने जो सोना इंपोर्ट हो रहा है उसका 15% कस्टम्स ड्यूटी लगाया, जीएसटी लगा लिया, टोटल 18% आ गया। हर एक आदमी को मालूम है कि अगर मैं गोल्ड स्मगल करूं, मेरा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, लॉसेस, सबके साथ 5% रहता है। अगर आपका ड्यूटी 18% है तो मैं स्मगलिंग करूंगा। आपके 15% ड्यूटी के कारण स्मगलिंग बढ़ने लगा। आप स्मगलिंग का पैसा कैसे देते हो? आप हवाला में डॉलर खरीदते हो। अब मैं हवाला में डॉलर खरीदूंगा तो रुपये की वैल्यू घटेगी, इंक्रीज होगी, रुपये मजबूत होगा या कमजोर होगा? आप देख लो ना नंबर्स। 50 रुपए का रुपये था, अभी 80 के ऊपर गया। एक कारण था सोना। सिंपल थिंग, ड्यूटी ज्यादा मत बढ़ा। आज हम कह रहे हैं हमको सोलर पावर चाहिए, सोलर पावर पर आपने ड्यूटी 60% के ऊपर लगा दिया। आज सोलर इंस्टॉलेशन 100% मोर एक्सपेंसिव विदेशी से है, तो आपका पावर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? और अगर पावर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को प्राइस भरना पड़ेगा। इसका मतलब इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और आपका कॉम्पिटिटिव बनना है, आपके बेसिक पॉलिसीज में गड़बड़ है। तो एक कानून आता है, डोंट डिस्ट्रॉय कैपिटल। दूसरा कानून है, सभी के लिए कानून एक रहना चाहिए। तीसरा, आप क्रिमिनल्स की खुशामद मत कीजिए जस्ट बिकॉज वो इलेक्शन में आपको वोट बैंक देंगे। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस। आपके कानून ऐसे हैं कि कंप्लायंसेस इतने भयानक हो गए हैं, मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट अप्लाई करना पड़ता है कि मैं कंप्लायंसेस के खिलाफ जा रही हूँ। नहीं, उनमें से कई कंप्लायंसेस ऐसे हैं जहां अगर मैं कंप्लाई नहीं किया तो मुझे जेल भेजा जाता है। हाँ, हकीकत है कि बहुत लोग जेल में नहीं गए हैं। इसका मतलब है कि मैं कंप्लायंस नहीं करता हूँ और रिश्वत देकर बाहर रहता हूँ। आपने रिश्वत का जमाना बढ़ा दिया है।
और आखिरी उदाहरण ये दूंगा कि आप कानून की बात कर रहे हो, सरकार ने 2017 में शायद 2017 में वो कहा कि हम करप्शन को बंद करेंगे, हम करप्शन की सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल बढ़ा देंगे। और क्या किया उन्होंने? ब्राइबरी, घूस देना, रिश्वत देना, जो देने वाला है उसको 7 साल की इम्प्रिजनमेंट देंगे और जो लेने वाला है उसको भी 7 साल की इम्प्रिजनमेंट। अरे कोई भी मूर्ख जाता है कि जो देने वाला है वो इतना उसका कसूर इतना ऊंचा नहीं है जितना लेने वाले का है। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो मुझे मेरा हक है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट मुझे रिश्वत देना है तो किसका कसूर है? लेने वाले का। लेने वाले का। मुझे रुला दिया है इसलिए मैं रिश्वत दे रहा हूँ। कानून बदलो कि जो रिश्वत देता है उसको डांटो, पनिश करो, पर कम करो कि कम से कम वो कंप्लेन करे। आज कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। कंप्लेन करता मैं जेल के पीछे भेजा, मुझे जेल में डाल देंगे। कानून ऐसा बनाओ जहां आप करप्शन को रोक सको। अगर आप 7 साल का इम्प्रिजनमेंट का लेने वाले को बोलोगे और देने वाले को भी बोलोगे, कौन कंप्लेन करेगा? आपने रिश्वत को एक्चुअली प्रमोट किया है। या मेक सेंस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कानून बहुत जरूरी, सोच समझ के कानून बनाओ जहां देश का धन टूटता नहीं है, कोई लूटता नहीं है। आज दोनों हो रहा है। ऐसे कोई वेस्टर्न कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज है जहाँ पर के लॉज एंड ऑर्डर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए इंडिया को? हर एक डेवलप कंट्री, अगर मैंने कंप्लेन किया, मैंने इसको पैसे दिया, उसने पैसे मांगे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट, मुझे पनिश नहीं किया जाता है। उसको तुरंत पनिशमेंट मिलता है। पहले मुझे जेल में डालेंगे क्योंकि आप सरकारी नौकर हो, मुझे आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। और अगर मैंने कंप्लेन किया आपके खिलाफ, बोलेंगे टिल द सुपीरियर हैज क्लियर्ड इट आई कैन नॉट प्रोसिक्यूट हिम। आपका सुपीरियर उससे आपसे शामिल है, तो पहले मुझे जेल में डाला है और आपको तो वो कानून के कारण छुट्टी मिली। तो आप रिश्वत कंटिन्यू लेते रहो और मुझे तो जेल में डाल दिया। तो मैं उसको उस मॉरल क्या है कि कभी कंप्लेंट मत करो, नहीं तो तुम जेल में जाओगे। और बाकी सारे कंट्रीज में बेसिकली लेने वाले को इम्प्रिजनमेंट होगा, नॉट द वन हु इज गिविंग। देखो, मैं सरकारी अफसर हूं, मैंने शपथ खाई है कि मैं घूस नहीं लूंगा। जो कस्टमर है उसने शपथ नहीं ली है कि मैं घूस नहीं दूंगा। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, डिस्ट्रॉय कैपिटल, डोंट डिस्ट्रॉय कैपिटल, लॉ एंड ऑर्डर में। तो कोई एग्जांपल थे जैसे यूएस में या दुबई में या सिंगापुर या कोई भी ऐसे कंट्रीज में जो उनके लॉज या उनके ऑर्डर्स ऐसे विच इज नॉट डिस्ट्रॉइंग देयर कैपिटल एंड वो हम हर इंस्पिरेशन एक ले कंट्री सकते हैं? में अगर कंपनी ने टैक्स नहीं भरा, कंपनी ने वर्कर्स को पैसे नहीं दिया, इमीडिएटली इट इज पुट अंडर चैप्टर 11 और जो भी दूसरे देशों में लॉज हैं। कंपनी इज टेकन ओवर इट्स ऑक्शन एज अ गोइंग कंपनी। उस समय इट्स रनिंग कंपनी का जो वैल्यू रहता है अलग रहता है, गिरे हुए टूटे हुए कंपनी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। दैट इज कैपिटल डिस्ट्रक्शन। किंगफिशर का क्लासिक एग्जांपल है। जब ईस्ट वेस्ट एयरवेज था, उसको तोड़ा, उसके बाद में बिका नहीं। जेट एयरवेज को रगड़ाया पिसाया, अभी तक बिका नहीं है। जब तक बिकने के लिए तैयार होगा कुछ बचा नहीं होगा। तो इतना अच्छा एयरलाइन था जेट एयरवेज, उसको तोड़ दिया आपने, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल डिस्ट्रक्शन। कानून ऐसे बनाओ कि 3 महीने में वो कंपनी बिक जाए। पर पॉसिबल है 3 महीने में? ऑक्शन कर लो आप इंटरनेशनल ऑक्शनर्स को बुला लो, आप अपने प्रोसेसेस ठीक करो। जब बाकी देश कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, सबसे आपको मालूम है, एनरॉन एक कंपनी थी, बहुत बड़ा कंपनी, अचानक उसका वैल्यू गिरा। सरकार ने क्या किया? हर एक कंपनी को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, हर एक टुकड़े को बेच दिया। रोडवेज में 50% कॉस्ट एंड प्राइस एस्केलेशन हुआ है। क्या हुआ है? 50%? कॉस्ट एंड प्राइस एस्केलेशन। अच्छा, okay. That is my podcast for this Friday. Okay. It's an article that I wrote about 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, a month ago. I'll send you the article. Sure. Title. You can use the charts from that Yeah. article. But this is what happens. आप CAG रिपोर्ट पढ़ो, प्राइस एस्केलेशन है। उसको कंपेयर करो वाजपेयी के टाइम पर जो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना था, द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। 98% was completed without time and cost overrun. जब वाजपेयी कर सकते थे तो अभी क्यों नहीं? I think अभी लेट्स कम बैक अगेन टू इंटरनेशनल एयर।
अगर इस देश की तरक्की होनी चाहिए, इंडिया, चाइना, रशिया को साथ में होना चाहिए। पर एक और चीज हो रहा है, खास करके 2022 के बाद में यूक्रेन और इसराइल हम्म में जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध का फाइनेंसिंग अधिकतर यूरोप और अमेरिका कर रहा है। युद्ध में पैसा जो खर्चा होता है वो बहुत पैसा होता है, और दोनों रीजन्स, अमेरिका और यूरोप को काफ़ी नुकसान मिला है। यूरोप को नुकसान मिला है क्योंकि वॉर के ऊपर खर्चा हो रहा है। यूरोप को नुकसान मिला है क्योंकि जो ऑयल और गैस मिलता था उन्हें रशिया से कम प्राइस में, वो नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री की हालत बुरी है, उधर पैसे कम हैं। पर एक और चीज़ आप सोचिए, आप पिछले 15 साल से देखिए, 15 साल 20 साल का कंपेयर देखिए, का फिगर्स देखिए। ब्रिक्स के जो देश है उनकी तरक्की और हो रही है, खास करके आसियान के दो देश हैं। कौन से देश आते हैं इसमें? Forget. ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, There's 5. Now there are 10. ओके There are 10. And right now there's a BRICS conference going on in Moscow. ओके They expect to add another 20-30. ओ ओके I'll come to BRICS a little later. या आसियान में जो कंट्रीज हैं, G7 जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल देशों हैं, उनका ग्रोथ 5% के करीब है। अब आसियान का ग्रोथ देखो, और आसियान का ग्रोथ है 2013 से 2022, पिछले 10 साल के लिए उनका ग्रोथ है 44%। वाओ 44%। अब जब ऐसा ग्रोथ है आसियान में, आपको मालूम है आसियान का ग्रोथ 10 साल के बाद, अगले 10 साल में और भी होगा, फिर और भी होगा। ग्रोथ होता है इसका मतलब ट्रेड होता है, ग्रोथ होता है इसका मतलब व्यापार होता है। आपने अभी भी हमेशा कनाडा की तरफ, यूके की तरफ, यूएसए की तरफ, यूरोप की तरफ देखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। आपका टूरिज्म पॉलिसी पूरा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है। आपको सीखना चाहिए कि मलेशिया ने क्या किया। जब मलेशिया ने टूरिज्म फोकस किया, मलेशिया को मालूम था अधिकतर जो टूरिज्म के लिए तैयार होते हैं वो नौजवान होते हैं, 20 साल के, 30 साल के, ऑफिस गोइंग है, पैसे हैं उनको, क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं, उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी मिलता है तो 2-3 दिन का, वीकेंड्स पर छुट्टी मिलती है। तो वो लोग हॉलीडे के लिए जाएंगे जब फ्लाइट डिस्टेंस 3-4 घंटे का ही होगा। तो मलेशिया ने 3-4 घंटे का फ्लाइट डिस्टेंस लिया और उधर मार्केटिंग करना चालू किया। मलेशिया बिकेम नंबर 1 इन टूरिज्म बिकॉज ऑल द यंगस्टर्स हु वांटेड अ हॉलीडे सब मलेशिया जाने लगे, क्योंकि आपका फ्लाइट 4 घंटा जाएगा, वहाँ से होटल जाने के लिए 1 घंटा जाएगा, 5 घंटे गए, 2 दिन उधर रहो और 5 घंटे में वापस लौटो। तो ऑफिस से आपको खाली 2 दिन की छुट्टी लेनी है, अब 15 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हमेशा, और वे लोग हर 3 महीने छुट्टी के लिए जाते हैं। मलेशिया का स्ट्रैटेजी तुम भी सोच सकते थे। आपने अभी तक नेबरिंग कंट्रीज का टूरिज्म की बात नहीं की। टूरिज्म होता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट रहता है। आप डेटा देखिए, जिस देश के पास पैसा है कम से कम 20 या 30% आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। हमारा 5-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, इंडिया का 10% भी नहीं था, अभी बढ़ने लगा है। हम 50-70 साल के लिए क्या कर रहे थे? हमने अपने नेबर, अपने पड़ोसी की तरफ देखा भी नहीं है। आप एंटी कोलोनियलिज्म की बात कर रहे हो, पर जब भी मौका मिला आप स्विट्जरलैंड में जाओगे, आप यूके में जाओगे, आप अमेरिका जाओगे। अरे आप एंटी कॉलोनियल बात करें तो उसको प्रैक्टिस भी करो। जब पूरा धंधा आसियान में 44% से ग्रो हो रहा है तो आपको भी इधर देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा ग्रोथ वियतनाम में हुआ है। जिस देश को पर हमला किया था चाइना ने, रशिया ने नहीं, चाइना ने, अमेरिका ने, उसकी ग्रोथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि युद्ध एक चीज है, उन्होंने बोला हमारा झगड़ा चलता रहेगा, पर युद्ध और व्यापार अलग है। हम युद्ध भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे, दुश्मन हो या दोस्त हो, हम सबसे व्यापार करेंगे। इसलिए वियतनाम का देखिए कितना ग्रोथ है, 138%। माय गॉड,
This is over 9 years, ना 10 years. 10 years, yeah. तरक्की तब होती है जब आप दीवारें कम बनाओगे. तरक्की तब होती है जब आप दोस्तों को अपने अपने जो पड़ोसी है उनसे दोस्ती निभाओगे. तरक्की तब होती है जब आप लोगों के साथ साथ में मिलजुल कर रह सकते हो. जितनी कम बैरी देशों के साथ या लोगों के साथ, उतना अच्छा रहता है धन पैदा करने के लिए. दुश्मनी से धन नहीं पैदा होता है. ये आपको क्या लगता है, लाइक इंडिया को इन India is कंट्रीज not, में India is से, not in ASEAN. या आई नो, आई एम आस्किंग इंडिया को बेसिकली इन कंट्रीज में से किसके साथ लाइक ज्यादा ट्रेड करना चाहिए टू बेनिफिट एंड आपको ऑल? इनसे दोस्ती पर चालू करो ना, दोस्ती बनाना चालू करो. हाँ. अगर दोस्ती नहीं निभाओगे तो कैसे बढ़ेगा ट्रेड? ट्रेड बढ़ेगा तो दोस्ती बढ़ेगी. अभी कर रहा है इंडिया, लाइक वियतनाम के साथ तो अभी तो थोड़ा सा चालू किया, पर Okay. वियतनाम के जैसे वी डोंट हैव टेलीकम, वी आर नॉट टेकिंग एनी टेलीकम्युनिकेशन विद चाइना. We are not investing in the ports in from China. अरे the best ports in the world are Chinese ports today. उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, उनके पास नो हाउ है. आप कहते हो उससे काम नहीं करना है. दिस इज वाई मैं कह रहा हूँ. अच्छा, ब्रिक्स का देखिए, आज जो ब्रिक्स है, टोटल जीडीपी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, 10 कंट्रीज जो है, इट्स मोर देन द जीडीपी पर पीपीपी. ये व्हाट इज जीडीपी? परचेसिंग पावर Purchasing power parity. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? परचेसिंग पावर पैरिटी में जो $1 इंडिया में खर्चा करता है, उसको उससे मैं कितना सामान खरीद सकता हूँ, वो पीपीपी है. So it's not exchange rate, it's based on purchasing power. So is it like it's adjusted for inflation rates across all the countries? It's adjusted for inflation rates. Okay. Currency exchange rates are not relevant so much as purchasing power. मेरे पास खाली $1 इनकम है, पर $1 से मैं यहाँ गुजारा कर सकता हूँ एक हफ्ते के लिए. इन अमेरिका $1 से मैं खाली एक दिन में गुजारा कर सकता हूँ. Correct. तो इन इंडिया द परचेसिंग पावर 7 times हायर देन अमेरिका. तो वो परचेसिंग पावर. हाँ. अभी टुडे इन परचेसिंग पावर टर्म्स द जीडीपी ऑफ द ब्रिक्स 10 कंट्रीज इज मोर देन द जीडीपी पीपीपी ऑफ द G7. और अभी अक्टूबर में ही 22 अक्टूबर चालू हुआ, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस चल रहा है. टर्की हैज अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, सऊदी हैज अप्लाइड फॉर मेंबरशिप. अब ये बड़े बड़े कंट्रीज भी अगर शामिल हो गए, ब्रिक्स विल बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट प्लेस than the G7. My prediction is that in the next 10 years, the WTO will shift to BRICS. My prediction is that after the WTO, the next thing that will shift to BRICS is the United Nations itself. Just the League of Nations became useless, expect the United Nations to become marginalized. Shift to BRICS matlab in the sense BRICS will decide who the new UN will be. Okay. They will set down the rules for the world. Because they will account for more GDP in the world than any other grouping. How will India benefit from this? If India wants to benefit, it benefits. If it doesn't want to benefit, it won't benefit. Yeah, I think that's the summary of our podcast today. But इससे मतलब फिर इंडिया को तो I mean काफी फायदा होगा ना, because then India का फायदा होगा, but India because it's not become friendly with many countries, it's getting marginalized. And BRICS, China has become more important. Russia has become more important. yeah. India can become important if India starts working towards building bridges and working. You listen to the external affairs minister speeches and politician speeches. पिछले 10 साल में खाली निंदा कर रहे हैं आधे कंट्रीज को. ये कंट्री खराब है, ये कंट्री खराब है. अरे निंदा करने से काम नहीं होता है. Apart from China and Russia, which are like some other countries you think India should have strong relations with? With Korea, Okay. with Vietnam, with Laos, with Indonesia. एक और एग्जाम्पल लीजिए. Japan wanted to fund India. In 2006, India and Japan signed an accord. Manmohan Singh and Shinzo Abe signed an accord for building the dedicated freight corridor, DFC, from Haryana to JNPT. Till today, it's not ready. Money Japan gave. Abhi to nahi hai. Japan had agreed to build 22 cities on either side of the DFC, known as the DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor,
where on either side of the dedicated freight corridor, they would create cities, finance cities, the development cities as industrial cities. So instead of unorganized slums, you would start creating organized cities. अभी तो चालू नहीं, एक भी सिटी नहीं तैयार है. आप दूसरे प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं. अरे ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, पैसे थे. इवन जापान इज लूजिंग इंटरेस्ट. इससे इंडिया और जापान के रिलेशंस थोड़े फिर Good खराब है. हो गए होंगे ना. नहीं, they know that India is a slow country. Okay, ठीक है. जितना एम्फोसिस था पहले, अब घट गया. एंड कोरिया, वियतनाम, लाओस, इनके साथ क्यों करना चाहिए? व्हाई? No, we've got some Korean companies. We've got some Korean companies that are doing very well. Hyundai है, कि वो अपना ये क्या कहते हैं? Some of our defense equipment is Korean. ओके. Then you have कोरिया का Samsung है. पर अब सडनली ड्यूटी बढ़ाते हो, सडनली न्यू टैक्सेस लाते हो, लॉ एंड ऑर्डर पर है. दे आर नॉट वेरी हैप्पी. जितने मंत्री इंडिया के यूके गए हैं उतने कोरिया में नहीं गए हैं. क्यों? जब आना जाना रहता तो दोस्ती बनती है ना, ट्रेड बनता है. एंड लास्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड, एक्चुअली दिस इज वेरी सुपर इंसाइटफुल. अगर अभी इंडिया को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लाइक सिंस इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट्स अ लॉट, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर अच्छे अच्छे कंट्रीज में करना है, सो व्हाट आर लाइक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर सम ऑफ द कंट्रीज टू द एक्सपोर्ट? बिगेस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया हैज इज पीपल. हमारी संख्या ज्यादा है. यू शुड लुक एट मैन पावर एक्सपोर्ट्स. व्हाई शुड लुक एट मैन पावर एक्सपोर्ट्स? आप देखो, remittances, inward remittances. India gets the largest inward remittances in the world. What is a remittance? It is a remittance, money sent by a person who's working overseas. If that is not manpower exports, what is it? Focus on manpower exports. You know, there's construction work going on in Dubai or in Iraq or somewhere else. Start creating the skills that construction workers should have. Let them be certified by Larsen and Toubro or someone, and then export them as a batch. Nobody wants 1 or 2 workers. They want 1,000 workers for a project, or 5,000 workers for a project. You know, the world is getting older. Everyone has a declining birth rate. Japan, the worst of them. Even China's have a declining birth rate. They'll need nurses, male nurses, female nurses. Have you increased the number of medical seats or seats for nurses? Plus, you've got a domestic market for nurses. You can't get a good nurse today. Why don't you go to get a good nurse? Because you don't have enough seats. And wherever there are seats, there's a capitation fee to be paid. Ease controls on education of skills for manpower exports. The biggest export opportunity India has is human being exports. The second, change your approach to laws for animal slaughter. आपके ये जो गौरक्षक रास्ते पर चिल्लाते हैं, आदमी को मार पीट करते हैं, you suspect that someone is carrying beef. अरे उस पर नजर मत रखो. All the meat that goes out, please remember, meat has 3 things. एक, मीट के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. दूसरा, meat is one of our large export industries. But third most important, leather is a big employer and a big export industry. Don't have ideological arguments for business activities. 3, agriculture, make it strong. 50% of our workforce is in agriculture. Stop this pandering towards imports for one excuse or the other. You are destroying India's farmers. और जहां वो 50% का परचेसिंग बढ़ा ना, they become the consumer demand for industrial goods, white goods, whatever. And that's not so. जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो इंडस्ट्री भी सफर करती है. And any specific country you think there is a good opportunity to export to? Any country is a good opportunity, provided you make the good things. आपने ऑयल खरीदा रशिया से, rupee trade. Russia has rupees, but you can't buy anything from India because India has nothing to offer to Russia.
You first find out what Russia needs and start producing that. Russia is saying, please give me an opportunity to purchase things with rupees. आप वो नहीं दे रहे हो. So here's a man crying for a purchase against the rupees that he's got. Russia wants to import from India, but India does not produce the goods that Russia needs. Russia may need clothes, Russia may need shoes, Russia may need food. You give the right quality, the right taste at the right price. And Russia will purchase because it's got a surplus rupee balance which it wants to purchase from India. China also says the same thing. Now, India imports from China. India can ban imports from China. But if it bans imports from China, India will hurt because most of the imports from China are basically intermediate chemicals, what are known as APIs, which are then used by pharmaceutical industries to export to the world. So if you ban imports from China, you won't be able to export. Electronics, you import from China, assemble and export. So much of the import from China is for export. That we don't talk about. As far as exporting China, China said, you get us the things that we need. For example, China was importing sugar. India banned export of sugar. So what we could have exported, India suddenly decides not to allow. You're on, off, again and again, upsets people and they prefer not to deal with you because you're unreliable. Right. I think after listening to this, like I've realized that India should maintain like good relationship with the neighboring countries. That is one. And second is that instead of just having these import duties or barring trades with these countries, it should be important to maintain relationships with them. Correct. And make your industry cheaper by putting a duty on solar power, making industry expensive. Yeah. And most important, again and again I tell, is focus on education. Yeah. Increase the number of seats in every category. Let people decide whether I want to go for medicine or whether I want to go for engineering. Let the seats be there. And lastly, let the government take over the financing of education. Don't make it an American system, only the rich get education. Yeah. And education also means paying the teachers a lot more. Let the best talent come to teaching because that is the crux of society. Right. And lastly, improve your law and order. Improve the mechanisms for protection and governance and maintenance of wealth. And wealth is in three parts. Wealth, encourage the creation of wealth. 2, make sure that after it's created, someone doesn't take a bribe for you to keep the wealth. In other words, maintain the wealth. And the third, don't destroy wealth. If someone is in trouble, learn to take that wealth quickly and auction it off at whatever prices. Yeah. Because the wealth continues to be used. When Deccan Airways died, or when East West died, or when Jet Airways died, you did not sell it immediately. Not selling immediately is a crisis because you're destroying wealth. Time is a factor which corrodes wealth. Yeah. Very, very well said, sir. Thank you so much once again for doing this. Super, super insightful. I think we should record another episode on all these topics. Anytime. But thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. And I'm sure everyone's going to get a lot of value as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. थैंक यू so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.